इस महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, हम वो हैं जो स्वागत में पलकें झुकाते हैं। संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मैं तरुण नानवानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो महफिल है वो सबके लिए है, ओपन टू ऑल है। ये किसी समुदाय के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए नहीं। ये ऐसा नहीं है किसी हिंदू लोगों के लिए, या तो मुसलमान, या तो क्राइस्ट, या तो बुद्धिस्ट। ये सबके लिए है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो मन के साथ है, और ये मन ही है, ये मन ही है जो इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। मित्रों, काफ़ी वक्त से हमारा ये सफ़र है, हमारी यात्रा चल रही है। मैंने अलग अलग बातें आपको बताई। माइंडफुलनेस के बारे में मैंने बहुत फोकस किया है, वो मैंने आपको बताया कैसे हमें जागृत अवस्था में रहना है। उसके साथ साथ मैंने आपको अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करने के तरीके बताए। सबसे जो बेसिक, सिंपल और हमारा जो बेस है वो मैंने आपको बताया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, उस पर फोकस बनाए रखना, अवेयरनेस रखना, ये मेडिटेशन आपको बताया है। और साथ साथ में बताया भी है और प्रैक्टिस भी करवाई है, उसका अभ्यास भी कराया है। और यात्रा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने और भी अलग अलग आपको मेडिटेशन बताए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता मेडिटेशन, फिर बेल मेडिटेशन हमने किया था, फिर टोंगलेन मेडिटेशन किया था, फिर मैंने आपको टी एक्सरसाइज भी बताई थी। माइंडफुलनेस में चाय पीना, वो भी एक प्रकार की हमारी मेडिटेशन एक्सरसाइज ही थी। और इस तरह से यात्रा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके बताता रहता हूँ, और साथ में मैं आपको स्टोरीज भी बताता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेज है, इसमें से आपने कुछ एक्सरसाइज पिक की होंगी और आपने इसको अमल भी किया होगा। अमल करना मित्रों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जो भी मैं आपको बोलता हूँ उसको आप सुनिए, उसके बारे में गौर कीजिए, आप सोचिए कि ये प्रैक्टिकल है क्या, ये वैज्ञानिक तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि जी हाँ ये सही है, तो ही आप इसको अपने जीवन में उतारिए। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, हमारे परदादा करते थे, उसके बाद हमारे दादा करने लगे, माँ बाप करने लगे, और धीरे धीरे इसको हमने स्वीकार कर दिया। हमने कभी इसको टेस्ट नहीं किया हम, और इसके अंदर बहुत सारी अंधश्रद्धा और पुरानी विचारधाराएं जुड़ गई, जिनको अगर हम देखें, अगर हम सोचें तो शायद उनका इतना महत्व नहीं है। और ऐसा ही एक इंसान था, उसने चैलेंज किया, उसने बोला कि नहीं, वो राजकुमार था, उसके पिताजी राजा थे, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मुझे जो भी चीज़ सिखाई जाती है मैं वो टेस्ट करूँगा। अगर मुझे सही लगी, अगर मुझे उसकी अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, मुझे भगवान का दर्शन हुआ, अनुभूति हुई, अगर मैंने उसको अपनी आँखों से देखा तो ही मैं स्वीकार करूँगा, वरना मैं इसको स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। कौन थे वो व्यक्ति? गौतम बुद्ध थे वो। उन्होंने सोचा कि पुरानी जो विचारधारा है, जो किताबों में लिखी गई है, जो ऋषि मुनियों ने बताई हुई है, जो मुझे मेरे माँ बाप बताते हैं, भगवान की बातें, वो मैं ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लूँगा, ऐसे ही उनको मैं अपने जीवन में नहीं उतारूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा। मैं जब तक मुझे इसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक मैं इसका स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। और ये सोच के वो सत्य की खोज में निकल गए, और उसी तरह से जैसे जैसे उनको अनुभूति हुई, वैसे वैसे उन्होंने चीज़ों का ग्रहण करने लगे वो, और फिर वही बातें उन्होंने पूरे विश्व को बताई। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत संघर्ष किया, और फिर जाके उनको सत्य की अनुभूति हुई, जिसे एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। क्या थे उनके सिद्धांत? उस सिद्धांतों के बारे में मित्रों हम बाद में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम कुछ वक्त के बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। शायद आज हमको वो वक्त नहीं मिलेगा। आज हमने जैसे बात की विचारधाराओं की, कैसे हमको विचारधाराओं को चैलेंज करना है और कैसे सत्य की अनुभूति करनी है, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके साथ साथ हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन हर बार करते हैं, उस तरह से हम करेंगे, बहुत ही ब्रीफ में मेडिटेशन करेंगे। उसके साथ
जैसे हमने टी मेडिटेशन किया, टोंगलेन मेडिटेशन किया, उसी तरह हम आज राइटिंग अवेयरनेस करेंगे। वो भी एक प्रकार से माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही होता है, उसको भी हम करेंगे ताकि हमारी जो यात्रा है वो इंटरेस्टिंग बने, और उसके बाद कैसे हमारा जो मन है उसको हम शांत कर सके, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्रैक्टिकल टिप्स होंगी उसके अंदर स्टोरीज, एक स्टोरी भी होगी, मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें हम आज का जो हमारा शेड्यूल है उसमें करने वाले हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज से, हम मज़ेदार एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आप लोगों में से जितने भी लोग हो, आप कितने लोग हैं मुझे पता नहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, जितने भी लोग हैं, आप लोगों में से जितने भी लोग खुश हैं वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। अगर बहुत सारे लोग होते हैं उनको संकोच होता है, या तो फिर दूसरों को बताने के लिए वो बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, अकेले में वो बोलते हैं जी नहीं मुझे खुशी नहीं है। लेकिन किसी चीज़ में तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि खुशी होगी, पॉजिटिव रही है। तो फिर से मैं यही प्रश्न दोहराता हूँ कि आप लोगों में से जितने लोग खुश हों वो हाथ ऊपर कीजिए। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। अभी आपने हाथ ऊपर किया है, अभी जो आपकी पहली उंगली है, पहली उंगली है, उससे आप खुशी जहाँ पर है वहाँ पर उंगली लेके जाइए। खुशी जहाँ पर हो, अगर मैं पंखा नहीं बोल रहा, पंखा अगर मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे यहाँ पे, एसी यहाँ पर है, लैपटॉप यहाँ पर है। लेकिन खुशी की बात करूँगा कि खुशी कहाँ पर है, वो कोई नहीं ढूंढ पाया आज तक, क्योंकि खुशी है वो हमारे अंदर है। वैज्ञानिक है, उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छी रिसर्च की है। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वेस्टर्न लोगों ने, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ब्रेन जो है उसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया है कि, और उन्होंने समझाया है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है उसमें से कंटिन्यूअसली विचार आते ही रहते हैं, एक टेप की तरह, कभी वो रुकते नहीं। बहुत बार तो वो हमको फील करवाते हैं कि हम खुश हैं, कभी वो फील करवाते हैं हम दुखी हैं, और वो हर बात जो होती है वो सच नहीं होती। बहुत सारी बातें होती हैं वो तो सिर्फ काल्पनिक होती है। कुछ चीज़ें हमको, ज़्यादातर नेगेटिव डरावनी चीज़ें होती हैं, वो हमको, उसके विचार हमको आते रहते हैं। ये हमको साइंटिस्ट ने समझाया है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंटिन्यूअसली हमको विचार देता रहता है। लेकिन मन की बात करें तो मन और ब्रेन का क्या संबंध है, मन और दिमाग का? तो एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, उसने एग्जाम्पल दिया था, उसको मैं मेरी भाषा में बोलने का प्रयत्न करता हूँ कि अगर दिमाग है वो ब्रह्मांड है तो मन है वो हवा है। अगर दिमाग को आप ब्रह्मांड समझते हो तो मन को आप हवा की तरह समझिए। तो हवा प्योर, पवित्र होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हवा जो है, अगर वायु है, या तो फिर पानी समझ लीजिए, या तो फिर अग्नि समझ लीजिए, एनर्जी, तो वो दिखेगी नहीं, आपको वायु नहीं दिखेगा, लेकिन वायु प्योर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रह्मांड, ये जो हमारा ब्रेन है और मन का, ये आप रिलेशन समझ सकते हो। तो मन का पवित्र होना, मन हमारा स्टेबल हो, उसके लिए हमको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना बेहद अनिवार्य है। और ये ही वैज्ञानिकों ने हमको समझाया है कंटिन्यूअसली रिसर्च करके। लेकिन उसमें भी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई। कौन सी मज़ेदार चीज़ दोस्तों, आप पूछोगे? तो कंटिन्यूअसली साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि जो हम ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे उसको टर्म्स दूँ तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, फिर एमिगडाला होता है, एमिगडाला उसके अंदर सब्सटेंस होता है, ऐसे अलग अलग उन्होंने, हिपोकैलामस होता है। तो ये सब पार्ट्स है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जैसे मैंने आपको कहा कि कंटिन्यूअसली उससे विचार जनरेट होते हैं, और राइट ब्रेन है उसमें कॉन्शियसनेस, जो हायर लेवल की जो थिंकिंग है वो राइट ब्रेन से आती है। और साइंटिस्ट जो है उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस पे लगा दी और बहुत ही अच्छी रिसर्च की, उससे बहुत लाभ हुए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खींच की तकलीफ होती है, मिर्गी बोलते हैं, या एपिलेप्सी, उसमें भी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी खोज की और उसके अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन कुछ चीज़ें थी उसमें साइंटिस्ट भी चौंक गए। कैसे?
एक युवान था, उसका जो कपाल था, उसका ये जो भाग था वो काफ़ी बड़ा था, और उसकी जब मृत्यु होती है तब, और वो जो बच्चा था वो मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन होल्डर था, पढ़ाई में भी वो बहुत शार्प था। लेकिन जब उस पर रिसर्च की गई, कुछ कारणवश उस पर रिसर्च करनी पड़ी, तो पता चला कि उसका तो ब्रेन था ही नहीं। सब लोग चौंक गए, और ये साइंटिफिक जो साइंटिस्ट था उसने एविडेंस भी दिए। अभी जिन वैज्ञानिकों ने पूरी जिंदगी रिसर्च पे लगा दी कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है उससे ये होता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन है उससे ये थॉट्स जनरेट होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत शॉकिंग था। कुछ लोगों ने इस थियोरी को रिजेक्ट भी कर दी, लेकिन ये वाकई में सच था कि उस साइंटिस्ट ने बताया कि देखिए कि ये जो उसका सीटी स्कैन है, यानी साइंस भी एक लेवल तक प्रोग्रेस उसने किया है। उसी तरह एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या रिसर्च की, उसने पुनर्जन्म पे रिसर्च की कि कैसे, क्या वाकई में इंसान का पुनर्जन्म होता है। उसने कैसे, उसका बेस क्या रखा उसने कि जो भी बच्चे होते हैं जिनको कोई डैमेज होता है, अगर वो पैदा होते हैं और उनको यहाँ पे सिर पे कोई डैमेज है या तो उनको कोई बड़ी चोट लगी है, तो उसने उस पर रिसर्च की कि जैसे ही जो बच्चे होते हैं उस साइंटिस्ट के हिसाब से कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसकी याददाश्त अच्छी रहती है, और उसको जो पिछला जो जन्म था उसकी बातें आसानी से याद आ जाती है। तो जैसे ही वो बच्चा बोलने लायक होता है तो फिर वो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करता है, और उस साइंटिस्ट ने देखा कि इस बच्चे को यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे उसको इंजरी हुई है, और उसने रिसर्च की तो कोई और जगह थी, उसमें एक इंसान की मृत्यु थी, वो भी उसी कारण की वजह से हुई थी, उसको भी वहाँ पे इंजरी हुई थी और उसकी मृत्यु हुई थी। और ये जो बच्चा था उसका भी जब जन्म हुआ तो उसको वहाँ पे इंजरी हुई। ऐसे उसने रिसर्च की, दोनों के उस बच्चे से जो प्रश्न पूछे, फिर वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जहाँ पे मृत्यु हुई थी उसकी फैमिली से पूछा, और उसने बहुत चौंकाने वाली रिसर्च दी। ऐसे उसने 20 केस बताए और पुनर्जन्म को उसने प्रूव कर दिया कि ऐसे पुनर्जन्म होता है। और वो साइंटिस्ट कोई छोटे मोटे नहीं थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वो जाते थे, इयन स्टीवनसन उनका नाम था। लेकिन मित्रों, दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनको इनकी बात पसंद नहीं आई, उन्होंने सब केसेस को स्टडी किया और फिर रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये जो केसेस हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं है। इसलिए उन्होंने, और वो साइंटिस्ट बेहद ही इंटेलिजेंट थे, ऑनेस्ट थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुनर्जन्म को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने ये सब केस रिजेक्ट कर दिए। लेकिन उनके जो रिसर्च पेपर है उन्होंने बुक पब्लिश की थी, वो भी मौजूद है। 20 केस उन्होंने बताए थे, टोटल 300 जो केसेस थे, 300 रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किए थे। ये तो सब फैक्ट्स थे, ये तो साइंस था। हम हमारे रियल जो सब्जेक्ट है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस करने का, उस पे आ जाते। उसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ में जो किस्सा हुआ था वो भी आपको बताऊंगा, उसके प्रैक्टिकल जो एडवांटेजेस है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा बेस है उस पे आ जाते हैं, मेडिटेशन करना। ये संक्षिप्त में जो हमारा जो माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है, ब्रेथ लेना, श्वास छोड़ना, इसको हम कुछ मिनट करेंगे और उसके बाद हम एक राइटिंग अवेयरनेस टेक्निक लेके आएंगे। तो अभी हम आराम से एक अवस्था में बैठ जाइए। अपना जो पीठ के पीछे का भाग है उसको आप सीधा कर दीजिए, आपकी जो गर्दन है उसके पीछे का भाग भी सीधा कर दीजिए, और हम अब ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। श्वास आया, श्वास गया। सिंप्लिसिटी के लिए आप 10 तक गिन सकते हो। श्वास अगर आया और जब आपने श्वास छोड़ा तो 1, फिर श्वास आया, श्वास छोड़ा 2, ऐसे 10 तक कीजिए। फिर हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। लेकिन ये हमारा मित्रों बेस है, इससे ही शुरुआत होगी, इससे ये यात्रा की मैंने शुरुआत की थी, और हम धीरे धीरे इस पे ही हमको आगे बढ़ना है। मैं आपको धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट्स समझाता रहता हूँ, साइंस के बारे में आपको मैं बताता हूँ, स्टोरीज बताता हूँ, लेकिन ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम शुरुआत कर देते हैं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, तब 1 बोलिए। ऐसे 10 तक आपको काउंट करना है।
शुरू हो जाइए। आंखें बंद कर दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। ये हमारा बेस है, इसको आपको रेगुलरली करना है। इसको आप इग्नोर मत कीजिए। हमारा सेशन है, सिर्फ उस वक्त तक ये नहीं करना। आपको सुबह को करना है 5 से 10 मिनट, फिर दोपहर को जब जब आपको वक्त मिले, आप ऑफिस में हो या कोई भीड़ में कभी हो, लाइन में खड़े हो, तब आपको ये करना है। तो अभी हम ज़्यादा वक्त नहीं करते, ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। अभी हम एफर्मेशंस पे आ जाते हैं। राइटिंग अवेयरनेस एफर्मेशंस एक प्रकार से ये भी मेडिटेशन है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन की जो आपको डेफिनेशन बताई है वो है जागृत अवस्था में रहना। अगर हम भूतकाल के बारे में नहीं सोचते, भूतकाल में जो तकलीफ़ें हुई उसके बारे में हम नहीं सोचते, भविष्य की इनसिक्योरिटी के बारे में हम नहीं सोचते, और हम इस क्षण में रहते हैं। इस क्षण की यही सच्चाई है और मैं इसका स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, इसको ही हम सबसे श्रेष्ठ मेडिटेशन मानते हैं। तो राइटिंग के बारे में आज हम कुछ वाक्य लिखेंगे, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस, एफर्मेशंस जिसको बोलते हैं। सुबह को उठ के अगर ये हम सेंटेंसेस दोहराएंगे तो वाकई में हमारा जो दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसको इंग्लिश में एफर्मेशंस कहते हैं, या तो फिर आत्म सुझाव हिंदी में इसको कहते हैं। तो 3 वाक्य है। अगर आपके पास नोटबुक या पेन है वो आप लेके आइए, एक बड़ी स्केच पेन हो तो और भी अच्छा। मैं जो 3 वाक्य आपको बोलूँ वो आपको ध्यान से, आराम से, जब आप पेन अपने हाथ में लेते हो पूरा ध्यान पेन पे होना चाहिए। आप कागज़ के नज़दीक पेन को लेके जाइए। जो मैं आपको बोलता हूँ आराम से लिखिए, एक एक शब्द पे गौर कीजिए, और साथ में अपने ब्रेथ पे भी फोकस कीजिए कि आपका जो ब्रेथ है वो रिदमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो और आपका श्वास है वो बंद हो गया है, ऐसा नहीं। या तो श्वास जल्दी चलने लगा है या तो श्वास छोटा हो गया है, ऐसा नहीं। बस आराम से पेन उठाइए और कागज़ पे जो मैं आपको बोलता हूँ अच्छे अक्षरों में, जितने अच्छे अक्षरों में आप लिख सकते हो उसको लिखिए, और साथ में उसका अनुभव भी कीजिए। ये एफर्मेशंस है। तो फिर नोटबुक और स्केच पेन अभी आप लेकर आइए। शुरू करें मित्रों। आराम से कागज़ लीजिए अपने हाथ में और स्केच पेन लेके आइए, या कोई भी पेन
आप लेकर आइए आराम से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसको स्केच पेन को हाथ में पकड़िए, पेन का ढक्कन खोलिए। श्वास है आपके वो रिदमिक होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं। सबसे पहला वाक्य लिखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, ये पहला वाक्य था। अभी दूसरा वाक्य लिखिए, आज का दिन अद्भुत है। आज का दिन अद्भुत है। आराम से लिखिए, बस पूरा ध्यान इन शब्दों में, जितने सुंदर अक्षर आप लिख सकते हो लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। आज का दिन अद्भुत है। आज का दिन अद्भुत है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी आखिरी स्टेटमेंट लिखिए, आखिरी एफर्मेशन, आत्म सुझाव, मेरे सब मित्र हैं। मेरे सब बहुत, ये देखिए मैंने जो लिखी है एफर्मेशन, मेरे हैंडराइटिंग आप देखिए कैसे अच्छे हैं, बूढ़े हैं। ये मैंने 3 वाक्य लिखे। क्या था इसका पर्पस? इसका पर्पस सिर्फ एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो हम सुबह को बोलेंगे। एफर्मेशंस जो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 30 एफर्मेशंस आत्म सुझाव का, वो देख सकते हो। लेकिन ये नॉर्मल जो हमारा जो माइंडफुलनेस है, जागृत अवस्था में काम करना, ये वो है। जब भी आपको वक्त मिले, कुछ काम नहीं हो, मन को आप खुला मत छोड़िए, नहीं तो वो भटक जाएगा, वो अलग अलग दिशा में चले जाएगा। उसको इस अवस्था में लाने के लिए अलग अलग, जैसे हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो, वो कर सकते हो। अगर कुछ अच्छी चीज़ें, अब न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए और उसको आराम से कॉपी कीजिए। यहाँ तो नंबर्स लिखिए 1 2 3, कोई किताब पढ़िए, म्यूज़िक पढ़िए। म्यूज़िक मेडिटेशन भी हम भविष्य में मैं आपको बताऊंगा। ये हमने मेडिटेशन किया। अभी जागृत अवस्था में, यही हमारा फोकस रहता है कि हम जागृत अवस्था में रहे। उसका क्या लाभ होता है? उसका एक लाभ होता है कि हमारा जो सोचना है कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने कहा कि हम सोचते ही रहते हैं, तो हमारा वो सोचना कम हो जाता है, हम उस क्षण में आ जाते हैं। हम जो पास्ट है, जो भूतकाल के जो हमारे जो नेगेटिव विचार है, वो उस पर हमारा मन नहीं जाता, और जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसके बारे में जो हमको चिंताएं हैं, वो भी नहीं सताती। हम इस क्षण में आ जाते हैं, और हमारा जो मन है वो एक प्रकार से कैसेट प्लेयर है, कंटिन्यूअसली उसमें कैसेट चलती रहती है, कभी वो बंद नहीं होती। जैसे साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग प्रकार का रिसर्च किया है कि एक दिन में कुछ 60,000 थॉट्स इंसान को आते हैं, कभी वो बंद नहीं होते। कैसेट प्लेयर है, उसके अंदर तो एक स्टॉप का बटन भी होता है, लेकिन हमारा जो मन है उसके अंदर कोई स्टॉप का बटन नहीं होता। इसलिए जागृत रह के इस क्षण में रहना, यही इसका एकमात्र उपाय है, और वही हम रेगुलरली करते रहते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही मेरी लाइफ में हुआ वो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी ये पॉइंट जो है वो काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। अहमदाबाद में मैं जॉब करता था, तकरीबन 1.25 साल से 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, और तभी मैं किताब भी एक लिख रहा था। किताब अभी मैं लाया हूँ, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये किताब का नाम है, शायद आपको पता नहीं होगा कि लिखने में भी मुझे रुचि है, ये मैंने पूरी किताब लिखी है। इसके बारे में कभी वक्त मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो पीजी में एक दिन मैंने छुट्टी कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि किताब अभी मुझे ख़त्म करनी है, कुछ भी हो। तो मैंने ऑफिस में एक दिन छुट्टी कर दी, और मैं घर से दूर रहता था, इसलिए पूरा दिन मुझे पीजी में किताब
पीजी यानी आपको शायद पता होगा पेइंग गेस्ट। हम 3 लोग एक ही रूम में रहा करते थे। तो वहाँ पे मैं किताब लिख रहा था और तभी, और थोड़ा ठंडी का वक्त था तो पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैं ऐसे पेजेस में लिखा करता था, क्योंकि पेजेस में बहुत चेंज करना पड़ता था। जब आप किताब लिखते हो उसमें गलतियाँ होती है, फिर कभी आपको नए नए विचार आते हैं, तो ऐसे ही सब पन्ने पड़े थे, उसमें मैं लिखता जा रहा था। काफ़ी पेज लिखे। पंखा तब बंद था और रूम में मैं अकेला था और सब पेजेस थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए। और कुछ भी नया विचार आया और मैं कुछ मैप्स बनाता था, कैरेक्टर्स के बारे में सोचता था। तो तभी वो मेरा मित्र आया जो मेरे साथ रहता था और उसने पंखा चालू किया, और जैसे ही पंखा चालू किया तो सब जो पेजेस थे वो सब उड़ने लगे। तो मैंने बोला कि भाई कुछ 1 मिनट पंखा बंद कर, मैं सब मेरे पेजेस ले लेता हूँ। सब मैंने पेजेस ले लिए और उन सब पेजेस के ऊपर मोबाइल रख दिया। फिर वापस मैं लिखने लगा। फिर कुछ वक्त हुआ तो वो लड़का जा रहा था वापस, उसको काम पड़ा, तो ठंडी का वक्त था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो पंखा है वो तू बंद करके जा। तो उसने वो पंखा बंद कर दिया और मैं वापस अपने काम में लग गया। और तभी किसी का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे बात करने लगा। और फ़ोन फिर मैंने साइड पे रख दिया और वो जो कागज़ थे उस पर नहीं रखा, लेकिन पंखा बंद था इसलिए कागज़ भी उड़ नहीं रहे थे। लेकिन कुछ ही वक्त में अचानक खिड़की खुली थी, तो खिड़की से हवा आने लगी, बहुत तेज़ हवा आई, और वापस जो पन्ने थे, पेजेस थे, वो सब वापस बिखर गए। मैं खड़ा हो गया और फिर मैंने खिड़की बंद कर दी। मैंने सोचा कि इस बार मैं लापरवाही नहीं करूँगा। मैंने पेजेस को अच्छी तरह से स्टेपल कर दिया। तो आप सोचोगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे मेरा तात्पर्य क्या है, तो आप खुद सोचिए कि कंटिन्यूअसली हमारा जो मन है उसका उसका टाइप क्या है, वो किस प्रकार से सोचता है। वो बाहर जाने की ओर सोचता है, वो अलग अलग चीज़ें देखता है, अलग अलग उसको एक्सपीरियंस होते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, हमारा नाक है, हमारा जीभ जो है, हम स्पर्श करते हैं, सुनने की जो हमारी शक्ति है, वो सब हमको बाहर की ओर लुभाती है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमारा जो मन है उसको स्थिर रखना है। बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम्स आते हैं, लोगों को पता है कि ये गलत है, कई बार हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई टीवी का प्रोग्राम है वो पसंद नहीं है, फिर भी हम उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं हम? क्योंकि हम जब थके हुए होते हैं, हमारा मन जो है वो स्वस्थ नहीं होता है, तब हमें और भी आलस आता है, हमारे अंदर और भी नेगेटिव विचार आते हैं और हम उसी चीज़ पे हम चिपके हुए रहते हैं। अगर ये जो टीवी के प्रोग्राम से हमको पता है गलत है, वो हमको गलत चीज़ें सिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमको बिना काम का उत्साह देते हैं, उकसाते हैं, और बहुत सारी अश्लील चीज़ें भी सिखाते हैं। लेकिन जो हमारा मन है उसको हमने अच्छी तरह से समझाया नहीं है। जैसे मैंने पेजेस को स्टेपल कर दिया, वैसे हमको जो हमारा मन है उस पर भी हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो ही हम खुश रह सकते हैं, हम उस क्षण में रह सकते हैं। हमको वर्तमान में रहना है, जागरूक रहना है। इस क्षण की यही सच्चाई है, हमें इस पे कंटिन्यूअसली फोकस करना है। और जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि सुबह को, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको वक्त मिले, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सब जो भी हमारी थिंकिंग है, स्टेप्स है, उसको आपको वेरीफाई करना है। अनुभूति से ही आपको सब उत्तर मिलने लगेंगे। क्या आज के लिए मित्रों इतना काफ़ी है? हम ये जो आज हमने जो बातें कही, मैं आशा करता हूँ कि आप उस पर गौर करोगे, उसको अपने जीवन में लाओगे, दूसरे लोगों तक इन बातों को शेयर करोगे। हमारा ये जो मिशन है वो जैसे ताली है, वो एक हाथ से नहीं बजेगी, 2 हाथ अगर होंगे तो ही वो ताली बजेगी। उसी तरह मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये जो हमारी बातें हैं, ये जो हमारे वीडियोस है, दूसरे लोगों तक शेयर करें। ये जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो मेरे को इजाज़त दीजिए, हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे और हम अब पूरे विश्व का कल्याण हो, इसके लिए मंगल मैत्री करके हम विश्राम लेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल
सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।